जय जिनेन्द्र। मेरे इस जैन सोल यह जैन दर्शन के वैज्ञानिक वाहिनी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। और आप हमें हमारे वीडियो के नीचे दिए गए पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। हम अंतःकरण अर्थात स्पिरिट जो मानव के शरीर के सभी कार्य करने के लिए कार्यवाह है, उसके जो हिस्से हैं, 4 अवयव है, उनके संबंध में बात करते हुए मन इस अवयव की जानकारी प्राप्त कर चुके। अब इस मन को जो सहायता करते हैं वे है पंचेंद्रिय, जो 5 इंद्रियों के कारण उसको संदेश मिलते हैं, जानकारी मिलती है वह, और बुद्धि जो तर्क वितर्क करने में, विचार करने में, वाद विवाद करने में सहायता करती है, वह बुद्धि। इनके संबंध में कुछ अधिक विवेचन करेंगे। मन का कार्य हमने देखा कि वह पंचेंद्रियों से जानकारी प्राप्त करता है, और पंचेंद्रिय फिर से एक बार उल्लेख कर दूं, श्रवण इंद्रिय अर्थात कान, फिर चक्षु इंद्रिय अर्थात आंख, फिर घ्राणेन्द्रिय जो गंध का संदेश देता है, संवेदन देता है, अर्थात नाक, फिर रसनेन्द्रिय अर्थात जिह्वा, और अंत में स्पर्शेंद्रिय अर्थात त्वचा। संपूर्ण शरीर पर जो त्वचा है उसके माध्यम से स्पर्श होता है। स्पर्श यह सबसे प्रथम अवयव है जो एकेंद्रिय में है। उसके पश्चात द्विंद्रिय जो प्राणी है उनमें स्पर्शेंद्रिय और जिह्वेंद्रिय या रसनेन्द्रिय ये 2 होते हैं। उसके पश्चात त्रिइंद्रियों में स्पर्शेंद्रिय, रसनेन्द्रिय और घ्राणेन्द्रिय जो गंध लेता है, ये 3 विकसित हुए रहते हैं। फिर चतुरेंद्रिय में स्पर्शेंद्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय और चक्षुन्द्रिय अर्थात आंखें, वो विकसित हुए रहते हैं। और पंचेंद्रियों में 5वां जो इंद्रिय है कान, श्रवणेन्द्रिय, वह भी विकसित हुआ रहता है। तो पंचेंद्रिय का मतलब 5 इंद्रिय जिसमें हैं, और सबसे वरिष्ठ उनमें जो इंद्रिय है वो कान है, कर्णेन्द्रिय है। इस प्रकार पंचेंद्रिय तक ये बातें हैं, परंतु पंचेंद्रिय में 2 भेद है। एक, जिन पंचेंद्रिय जीवों में मन नहीं है, और दूसरा, जिन पंचेंद्रिय जीवों में मन है। तो जिसमें मन है उस प्राणी के संबंध में अर्थात मनुष्य के संबंध में, और कुछ है पंचेंद्रिय जिनमें भी मन होता है, और उसकी शक्ति मनुष्य के मन की जितनी शक्ति है उतनी उसमें नहीं होती। अब यह जो 5 इंद्रियों से जो जानकारी मिलती है वह सिर्फ जानकारी है, डेटा है। इस डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलना है, अर्थात रंग है तो लाल है, ध्वनि है तो संगीत है, गंध है तो सुगंध है, गुलाब की सुगंध है, रस अर्थात स्वाद है तो तीखा है, मीठा है, खट्टा है, कड़वा है आदि, और स्पर्श है तो कोमल या कठोर। इस प्रकार यह डेटा मिला, जानकारी मिली। अब इसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया तो वह रंग पता चल गया, ध्वनि की गुणता मालूम हो गई, गंध का प्रकार
समझ में आ गया, रस या स्वाद जो है वह कौन सा है यह मालूम हो गया, और स्पर्श कैसा है इसका भी संवेदन हो चुका। यह हो गई इंफॉर्मेशन। इसके पश्चात उसको नॉलेज में कन्वर्ट करना है, ज्ञान में कन्वर्ट करना है, विद्वत्ता में बदलना है, परिवर्तन करना है। तो उसके संबंध में बार बार जानकारी लेनी पड़ती है और उस जानकारी का विश्लेषण करना पड़ता है, प्रश्न पूछने पड़ते हैं, ऐसा क्यों, ऐसा ही क्यों। उन प्रश्नों के उत्तर जब पाते हैं, जिज्ञासा जागृत होने पर प्रश्न पूछे जाते हैं, और प्रश्न पूछे जाने पर उसके उत्तर प्राप्त होने लगते हैं, या उसके लिए अनुसंधान, रिसर्च करना पड़ता है। और जब ये और अधिक गहराई में जाके तर्क वितर्क करके जो इंफॉर्मेशन है, एकत्रित जो बोध है, उसको अच्छी तरह से आगे बढ़ाते हुए उसका परिवर्तन विद्वत्ता में होता है, विजडम में होता है, और उससे आगे चल के चिंतन अर्थात चेतन अवस्था में जो बातें होती है उसके संबंध में हम जब चित्त के विषय में विवेचन करेंगे तब बातें करेंगे। अब जब मन के द्वारा निश्चित विद्वत्ता प्राप्त हो गई तो मस्तिष्क में उस उपयुक्त जानकारी का, उपयुक्त विद्वत्ता का एक खरोंच बनता है, एक स्क्रैच बनता है। जैसे बैलगाड़ी बार बार एक जगह से चलती है तो उसकी लकीर खींचती जाती है और वो गहरी होती जाती है, बार बार जाने से वो गहरी होती जाती है। उसी प्रकार स्मृति में जो खरोच होते हैं वो कुछ गहरे होते जाते हैं और वो सदा के लिए रहते हैं, तो वह हो गई स्थायी स्मृति। और जिसके बारे में अंतःकरण ध्यान नहीं देता, ऐसी जानकारी मिलने पर भी उसके ऊपर विचार, तर्क वितर्क, मनन नहीं हुआ, इसलिए उसकी खरोंच रहती नहीं, वह अस्थायी स्मृति है, टेम्पररी मेमोरी है। बार बार जानकारी से ही खांच बनती है, वह स्थायी स्मृति बनती है, और स्थायी स्मृति के कारण बार बार वैसा ही कार्य करने से आदत बन जाती है। आदत परिवर्तनशील है, परंतु पुरानी आदत हो तो उसे हटाना बहुत कठिन काम है। उसके लिए साधना करनी पड़ती है। मन विचारों की जो अखंड प्रवाहित धारा है उसको तोड़ना पड़ता है, उसमें तर्क वितर्क करने पड़ते हैं कि यह क्या है, यह गलत है। जैसे धूम्रपान करना, धूम्रपान करना यह आदत गलत है, सही नहीं है, परंतु फिर भी लोग धूम्रपान छोड़ने में कठिनाई का अनुभव करते हैं, तो उन्हें संकल्प विकल्प इस सोपान से भी गुजरना पड़ेगा। जब वे संकल्प विकल्प द्वारा विवेक की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो उन्हें और अधिक पर्याय मिलते हैं कि हमें या मुझे मेरी यह आदत त्याग करना है, तो मुझे कुछ निर्धार करना पड़ेगा, निश्चय करना पड़ेगा, संकल्प करना पड़ेगा, और उसके अनुसार मुझे अपना व्यवहार करना पड़ेगा। अगर अब फिर तर्क करेगा कि यदि मैंने उस प्रकार व्यवहार नहीं किया तो वितर्क उपस्थित होगा। वितर्क यह बताएगा कि फिर नुकसान होगा, आदत नहीं छूटेगी, और यह गलत आदत शरीर के लिए, मस्तिष्क के लिए, फेफड़ों के लिए हानिकारक है। इस प्रकार से तर्क वितर्क होने पर फिर से संकल्प दृढ़ होने में मदद मिलेगी, सहायता होगी, और तब जाकर कुछ पुरुषार्थ द्वारा वह जो आदत बनी हुई है उसको भी बदला जा सकता है।
यही तो मनुष्य की विशेषता है। वह एक स्थिति जो उसने प्राप्त कर ली है प्राकृतिक पद्धति से, उससे वह आगे बढ़ सकता है या पीछे जा सकता है, वह ऊपर चढ़ सकता है या नीचे जा सकता है। सब कुछ ज्ञात होने पर भी अगर वो प्राणियों की शिकार करने लग जाएगा तो उसका पाप अधिक बढ़ेगा और वो हो सकता है आगे वाले जन्म में मनुष्य गति उसकी जाकर कोई अन्य गति मिलेगी। हो सकता है वो शेर बन जाए, जंगल में सिंह बन जाए और इस प्रकार उसका पतन हो मनुष्य गति से। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को, मानव को, मनु के पुत्र को, जिसको मन मिला है प्रकृति की ओर से, उसे इस मन का उचित उपयोग करते हुए अपने आत्मोत्थान अर्थात स्वयं का उत्थान, विकास इस प्रकार हो कि आत्म जो है उसमें जो आवरण लगे हुए कर्म के वे पतले पतले होकर शून्य हो जाए और आत्मा के सारे जो कर्म बंधन है वे समाप्त हो जाए। वे शून्य होकर आत्मा मुक्त हो जाए, जो प्रत्येक मनुष्य का आध्यात्मिक लक्ष्य है, होना चाहिए। आज का विवेचन यही समाप्त करते हुए आपसे आग्रहपूर्वक विनंती है कि अपने संदेहों को, अपनी शंकाओं को बाहरी रास्ता दिखाते हुए कमेंट सेक्शन का उपयोग करें और उससे उन संदेहों का, शंकाओं का निवारण कर अपने ज्ञान को आगे बढ़ाएं। जय जिनेंद्र।